गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th आज 9 दिसंबर को सामाजिक की क्लास के अंदर हमारे अतीत भाग फर्स्ट, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है कैसे, कब और कहाँ, इसे आगे निरंतर जारी करते हुए आगे की ओर पढ़ाते हुए हम आपके सामने आगे पढ़ा रहे हैं हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। 1857 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदी, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस तरीके से कोई समस्या दिखाई देती है? इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उनके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों को क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोपियों से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी से ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले या हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। अपनी गतिविधि, अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाया। अंधविश्वासों का बोलबाला था। मिल की राय ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थाओं और कानूनों को लागू किया जाए। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरणों से अलग हट करके इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन को भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज में वे समाज थे
जहाँ आधुनिक समाज की वे विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझ विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे। अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, न ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। आपका पहला प्रश्न बन रहा है बच्चों, औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं? पहला प्रश्न है आपका, औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं? औपनिवेशिक का क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे किस तरह अंग्रेजों ने हमारे भारत को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबा करके अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ के मूल्य, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाज, तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबे को से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को उपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ढंग से अनुभव नहीं करते हैं। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। हम किस तरह जानते हैं? हमारे भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? गृह विभाग की रिपोर्ट देखेंगे आप। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से कुछ विभागीयों को जो रिपोर्ट मिल रही थी उनके कुछ नमूने इस प्रकार से हैं। बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया जाए कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा न कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही है। कराची, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर न जाएं। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। इसी का सारांश दिया था। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता है और इन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थाओं के
अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, अकाई और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देखा जा सकते हैं। यहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्टों को पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देशों और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी का सुलेख वनीस ऐसे लोग होते थे जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक को फैलने लगी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेज की कई प्रतियां बनाई जा सकती थी। शरीफे का पौधा। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिषद के बारे में क्या पता चलता था। देखिए बच्चों, आज हमने कैसे, कब और कहाँ के अंतर्गत हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं यहाँ से और प्रशासन अभिलेख तक करा, जिसमें हमने आपको 2 प्रश्न दिए। औपनिवेशिक युग किसे कहते हैं और प्रशासन अभिलेख क्या है। प्रशासन अभिलेख क्या है, ये हमने 2 प्रश्न दिए हैं जो आपके पेज नंबर 4-5 पर उपस्थित हैं। तो इन प्रश्नों का आपको आपकी अभ्यास पुस्तिका के अंदर हल करना है और कल मुझे दिखाना है। इसके आगे का पेज नंबर 6-7 पे अपन पढ़ेंगे सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। क्या पढ़ेंगे अपन? सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। आज 9 दिसंबर को मैंने आपको ये चीज़ें पढ़ाई हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आई होगी। आप एक बार इस लेसन को पढ़ करके देखें। कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछें कल। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों, धन्यवाद।